हेलो एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो ज़्यादातर नज़रअंदाज हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर सुरभि वाणी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ सुही हेल्थ केयर। मेरे 10 साल की प्रैक्टिस के बाद और करीबन 50,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स देखने के बाद एक चीज़ है जो काफ़ी केसेस में सिमिलर होती है। वो है कि रिटायरमेंट के बाद यूजुअली लोग अपने बच्चों पे फाइनेंशियली निर्भर होते हैं। इसलिए सूही हेल्थ केयर में हम ना सिर्फ होम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे पैनल में है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मिस्टर वरुण कापड़ी, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हाय सुरभि। सो मैं एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वरुण कापड़ी है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइज़र हूँ। और मैं लगभग पिछले 9 साल या उससे ज़्यादा इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैं क्लोज टू 1100 क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ और एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 160 करोड़ का मैनेज करता हूँ। और मैंने हमेशा लोगों को एक छोटी गलती करते हुए देखा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट वो एक गोल से एसोसिएट नहीं करते। तो मेरा लोगों से यही कहना रहता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, ताकि हम आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे सके। रिटायरमेंट सिर्फ आराम का ही नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने का भी समय है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रिटायरमेंट दौरान सही फैसले लिए जाए, कौन कौन सी स्कीम्स एंड सेविंग्स में इन्वेस्ट किया जाए, और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हुए कैसे फाइनेंशियली खुद भी इंडिपेंडेंट रहे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है वरुण, कि यूजुअली रिटायरमेंट के दौरान लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को ये सलाह भी करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, रिटायर हो गए तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें तो अपनी पेंशन है तो हम पेंशन के ज़रिए सहारा कर लेंगे। तो जो कुछ भी अमाउंट मिली है वो हम हमारे बच्चों को दे देते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी, या तो किसी का घर लेना रहता है, किसी का एजुकेशन बाकी रहता है। मैंने ये बहुत लोगों से नोटिस किया है कि वो अपनी अमाउंट पूरी की पूरी बच्चों के नाम पे कर देते हैं। ये सबसे गलत बात है। मैं बोलता हूँ कि आप जाने के बाद वो अमाउंट जाहिर सी बात है कि वो आपके बच्चों की है, बट जब तक आप जिंदा है, आपके स्पाउस जिंदा है, तब तक वो अमाउंट आपके नाम पे होनी चाहिए। उसके बाद वो आपके स्पाउस के पास जानी चाहिए, उनके बाद वो आपके बच्चों के पास जानी चाहिए। तो उसके लिए आप सही नॉमिनेशन करके रखिए। और नॉमिनेशन से भी बेहतर है अगर आप एस्टेट प्लानिंग करके रखें। एस्टेट प्लानिंग यानी कि हम शॉर्ट में बोले तो विल। आप एक विल रजिस्टर कीजिए, आप एक अच्छा लॉयर ढूंढिए। उसके बाद उसके पास जाके आप आपके विल में जो आपको जो हिस्से आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को देने हैं, वो प्रॉपरली मेंशन कीजिए, वो विल रजिस्टर कीजिए, ताकि जब आप मौजूद ना हो तब उसमें कोई भेदभाव ना आए या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, और इजीली आपके बाद आपके लीगल हेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट का हक क्लेम कर सके। क्या आप मुझे बता सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाले और प्राइवेट जॉब से रिटायर होने वाले, इन दोनों के लिए कुछ अलग स्कीम्स हैं? आप चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो या प्राइवेट जॉब से रिटायर हो, फ़र्क बस इतना होता है कि गवर्नमेंट जॉब से अगर आप रिटायर हुए हैं तो संभावना है कि आपको एक रेगुलर पेंशन मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब से रिटायर हो रहे हो तो आपको एक रेगुलर पेंशन नहीं, सिर्फ एक छोटा ईपीएफओ का जो पेंशन रहता है उतना मिलेगा। तो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पेंशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद का इन्वेस्टमेंट पहले से शुरू करना पड़ेगा रिटायरमेंट होने के पहले से, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट आप एक अच्छा सा रिटायर्ड लाइफ टेंशन फ्री जी सको। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर हम पोस्ट रिटायरमेंट देखने जाए तो दोनों के लिए ऑप्शन सेम रहते हैं। ऐसा कुछ अलग प्लान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होता, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिमिलर होते हैं। ओके। पेंशन कम्यूटेशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? यस, जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं उनको एक रेगुलर पेंशन मिलता है। उसमें एक कम्यूटेशन का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप आपका 1/3 पेंशन कम्यूट कर सको, और जो आफ्टर एज ऑफ 75 पूरा का पूरा पेंशन रिस्टोर होता है। अब जब आप पेंशन कम्यूट करते हो तो क्या होता है कि आपको एक लमसम अमाउंट शुरू में मिल जाता है। इसके फ़ायदे क्या है कि जो आपका कम्यूटेड पेंशन अमाउंट मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलता है। तो आप वही अमाउंट टैक्स फ्री लेके उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करके उसमें से एक मंथली इनकम ले सकते हो, जिससे आपका पेंशन कम हो रहा है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक रिस्टोर हो जाता है। और प्लस आपका वो जो कैपिटल अमाउंट है वो भी लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहता है। ऐसे कुछ ऑप्शंस रहते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट जो लोग रिटायर हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, वो पेंशन कम्यूट करें तो इट इज़ ऑलवेज बेटर।
क्या क्या अलग अलग स्कीम्स है, सेविंग स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट रिलेटेड है? बिकॉज यूजुअली अभी भी लोगों में डर है कि वो प्राइवेटली उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स है जो आप बता सकते हैं या जो रिलायबल है एंड उसमें हमको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं? करेक्ट। सो सबसे बेसिक स्कीम किसी भी रिटायर्ड पर्सन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ओके। जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट अलाउड है पर पैन इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ 30 लाख रुपीज़। आप 30 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 30 लाख से आप कम कर सकते हो जितने भी आपके पास कॉर्पस है। उसका अगर हम डिटेल्स देखें तो उसमें 8.2% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। लॉक इन पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है, और आपको जो इंटरेस्ट पे आउट है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। Okay. यानी आपने अगर 30 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको क्वार्टरली अराउंड 61,000 के करीब आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो 20,000 प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट इसमें एक खाली मैं ध्यान देने वाली चीज़ बोलूँगा कि लेट्स से अगर आप ऑलरेडी एक पेंशनर हो, सो आपका पेंशन इनकम भी एक टैक्सेबल इनकम पकड़ा जाता है। Okay. और प्लस आपका कोई भी और इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो भी उस इनकम में ऐड होता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों इनकम आपके कंसिडर होके, अगर आपका लिमिट के ऊपर अगर इनकम जा रहा है तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। और दूसरी बात, आपको किसी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 साल का लॉक इन के बाद आपको वही पैसा रिटर्न मिलने वाला है, बट तब तक इन्फ्लेशन बढ़ा होगा तो उस पैसे का वैल्यू कम हो चुका होगा। सो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। सो ये सबसे पहला हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सेकेंड ऑप्शन प्रेफरेबल रहता है पोस्ट ऑफिस का MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सीनियर सिटीज़न ही होना चाहिए, आप नॉर्मल सिटीज़न हो, आपका एज 60 से कम है, 58 से कम है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। उसमें आप सिंगल पैन पे 9 लाख रुपीज़ और 2 पैन पे फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर के फॉर्म में मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस पर अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 7.7% चल रहा है। सो 15 लैक्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पर मंथ 9,500 के करीब इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन बट इस स्कीम में भी आपको 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, और 5 ईयर्स बाद जब आपको रिटर्न मिलेगा तब वो कैपिटल का इन्फ्लेशन के वजह परचेसिंग पावर कम हो चुका होगा। सेकेंडली सिमिलरली इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अगेन टैक्स होगा, सो वो आपके पेंशन इनकम में ऐड हो जाएगा। बट ये दो मोस्टली प्रिफर्ड ऑप्शंस होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम, जो मैं बोलूँगा कि नो नॉनसेंस ऑप्शन है। अगर आपको एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है आफ्टर रिटायरमेंट तो आप इस दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। सो अगर कोई है जो प्राइवेट जॉब से रिटायर हुआ है, उनको पेंशन नहीं है पर एक लमसम अमाउंट मिली है, तो क्या ये स्कीम्स उनके लिए भी फायदेमंद है? यस डेफिनेटली। अगर आप प्राइवेट जॉब से भी रिटायर हुए हो तो जाहिर सी बात है आपका कोई एक PF फंड होगा जो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रेचुइटी भी हो सकती है। तो ये जो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिलने वाला है, इसको आप ये या तो सीनियर सिटीजन स्कीम फर्स्ट प्रेफरेबल ऑप्शन, या तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। ओके। सो काफ़ी केसेस में मैंने ऐसे सुना है, मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने भी बताया है, वो अपने गांव की ज़मीन या प्रॉपर्टी या कोई घर है जो बेच देते हैं और उसके बदले में जो भी अमाउंट मिलता है वो अपने बच्चों को डायरेक्टली दे देते हैं। तो क्या ये सही है? इस पे कोई टैक्स लगता है या नहीं? या सो जो केस आप डिस्कस कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके। सो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि खुद की प्रॉपर्टी बेच तो देते हैं, उससे जो पैसा आएगा वो बच्चों को दे देते हैं, और बच्चे उस पैसे से अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी या जो भी है घर या उनका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब इस केस में होता क्या है, जब आप आपके नाम की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ने वाला है, और अगर इसके सामने आप एक घर खरीद रहे हो आपके नाम पे तो ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो वेव ऑफ हो सकता है। बट यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जो नया प्रॉपर्टी है। Correct. तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन टैक्स पे एग्जम्पशन मिल सकता था वो आप
खो बैठोगे। तो आपको आपने जो प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है उस पे जो कुछ भी कैलकुलेट करके कैपिटल गेन टैक्स आता है वो आपको पेएबल आएगा। तो ऐसी गलती ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप खुद के नाम पे प्रॉपर्टी कोई सेल आउट कर रहे हो और आप उसके अगेंस्ट दूसरी प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट होल्डर आप रहो, ताकि आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल सके। ओके। हमारे देश में जो सबसे प्रोमिनेंट सेविंग्स या फिर इंश्योरेंस का जो कंपनी है वो है LIC। तो उससे रिलेटेड आप कोई स्कीम्स हमें बता सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए? सो LIC का एक स्कीम है PMVVY या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ओके। विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। खाली इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इंस्टेड ऑफ 5 ईयर लॉक इन, इसमें 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। सो 10 ईयर का लॉक इन पीरियड और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज कैप्ड एट 30 lakhs। और इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरेस्ट का ऑप्शन ले सकते हो। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन राइट नाउ इज 8.2% पर एनम। सो लेट्स से आज आप अगर 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अगले 10 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगे। आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8.2%। आप खुद क्या एडवाइस करोगे कि हम LIC जैसे नेशनल स्कीम्स में इन्वेस्ट करें या अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है म्यूचुअल फंड्स, SIP, इसमें इन्वेस्ट करें एज अ सीनियर सिटीजन आफ्टर रिटायरमेंट? मैं मानता हूँ कि वंस यू आर रिटायर्ड, आपको एटलीस्ट आगे 25 साल के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। लोग ये सोच के चलते हैं मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे एक बड़ा लमसम अमाउंट मिला है तो वो मेरे लिए आगे क्या लाइफ के लिए सफिशिएंट होगा। बट ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा दुश्मन है आपका इन्फ्लेशन, महंगाई जो हम बोलते हैं। इन्फ्लेशन आज के डेट पे इंडिया में 6 to 7% पर एनम है। तो आप ये समझ के चलो कि आपके आज जो भी मंथली खर्चे हैं, लेट से आज आपको सर्वाइव करने के लिए पर मंथ 30 to 40,000 रुपीज़ लगते हैं, तो यही आपके मंथली खर्चे अगले 10 साल में डबल हो जाएंगे। यानी आज अगर आप 40,000 पर मंथ एक्सपेंसेस में गुजारा कर रहे हो तो वही 10 साल बाद आपको 80,000 लगेंगे, सेम एक्सपेंसेस, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू रखने के लिए। तो अगर 10 साल बाद खर्चे डबल होंगे तो क्या आपका करंट जो पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसमें आपका इनकम डबल होगा क्या अगले 10 साल में? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा कम होते जाता है। मैं बोलता हूँ कम नहीं हुआ, सेम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको अगले 10 साल बाद भी इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो भी आपको इंटरेस्ट इनकम 40,000 मिल रहा है, आपका नीड तभी 80,000 का हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से कॉस्ट डबल हो जाएंगे। तो ये अगर आप फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट इज़ नॉट फिजिबल। यू कैन नॉट कंटिन्यू लिविंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ़ यू इन्वेस्ट इन दिस ऑप्शंस। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए। SWP प्लान क्या होता है ये मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SWP ऑप्शन ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो है पोस्ट रिटायरमेंट वो इन्वेस्ट कीजिए। उससे होता क्या है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कुछ पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ पार्ट डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ का भी स्कोप रहेगा और एक थोड़ा पोर्शन सेफ्टी के तरफ भी एलोकेट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा और आपको एक फिक्स मंथली इनकम भी मिलेगा थ्रू SWP। सो इससे क्या होगा, 10 साल बाद जैसे महंगाई बढ़ जाएगी वैसे ही आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा। तो उस कैपिटल अप्रिसिएशन से 10 साल बाद आप आपका मंथली आउटफ्लो भी इंक्रीज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है SWP का। तो आई वुड सजेस्ट रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रीवियस मेंशन स्कीम्स लाइक सीनियर सिटीजन स्कीम या पोस्ट ऑफिस MIS या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आई वुड एडवाइस कि एक आप प्रॉपर एडवाइजर से कंसल्ट करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे आप एक कंजर्वेटिव रिस्क ले रहे हो बट लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांस है और SWP के माध्यम से एक मंथली इनकम भी मिल सकता है। सो आप ये अभी जो बता रहे हो हाइब्रिड में इन्वेस्ट करें, बट इसका अगर किसी को इमीडिएट मंथली, जैसे अगर प्राइवेट से रिटायर हुआ है तो अगर उनको इमीडिएट मंथली पेंशन या रिटर्न्स जैसा कुछ चाहिए, इंटरेस्ट, सो उसके लिए कोई स्कीम है अपने पास? यस, डेफिनेटली। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में ये ऑप्शन भी रहता है कि आप आज इन्वेस्टमेंट कीजिए और इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से इन द फॉर्म ऑफ SWP यू कैन गेट अ मंथली इनकम। आइडियली मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि 10 lakhs अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट मंथली SWP जो है वो 7,000
मैक्सिमम Okay. लेना चाहिए। ओके SWP एक बोलते कस्टमाइजेबल ऑप्शन है। आप चाहिए तो ज़्यादा भी SWP पर मंथ ले सकते हो या कम भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट 7,000 पर मंथ से ज़्यादा 10 lakhs के इन्वेस्टमेंट पे मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका मंथली इनकम के साथ साथ ये भी गोल है कि आपका कैपिटल अप्रिसिएट होना चाहिए। सो अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म एवरेज 10 to 12% रिटर्न्स देता है, तो आप 7,000 पर मंथ अगर विड्रॉल ले रहे हो तो वो 8.4% पर एनम होता है। तो 8.4% आप मंथ एनुअली उस फंड से विड्रॉ भी कर रहे हो, उसके ऊपर वो 2-3% से ग्रो भी हो रहा है। सो ओवर द पीरियड उसका कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा होगा। ओके। यस। जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात की, जैसे आपने बताया कि उन पे टैक्स लगता है, तो क्या SWP पे भी टैक्स लगता है? SWP का टैक्सेशन बहुत अलग है बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से। जो पहले हमने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डिस्कस की, उस सारे से आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिलता है। इंटरेस्ट इनकम इज considered as income from other sources in your income tax returns. So income from other sources is added to your pension income or salary income. Correct. So इस केस में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट इनकम बाकी के स्कीम्स का होता है वो आपके पेंशन में ऐड हो जाएगा और आपका टैक्स स्लैब हायर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टैक्स हो सकता है, 20%, 30% टैक्स पेएबल आ सकता है। म्यूचुअल फंड में जब आप SWP स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो पहली बात, SWP स्कीम यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल स्कीम, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP यानी। सो आप क्या कर रहे हो, आपके कैपिटल से एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हो। तो आप जब विड्रॉ कर रहे हो तो आपके यूनिट सेल हो रहे हैं पार्शली। Okay. सो आपके जब पार्शली यूनिट सेल हो रहे तो उस यूनिट का एक परचेज प्राइस होगा, एक सेल प्राइस होगा। सो एवरी मंथ आपके जो यूनिट सेल होंगे उस पे आपका एक पर्टिकुलर गेन होगा। अभी जब लेट्स से हम विड्रॉ कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड से, तो उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.25 लाख एग्जाम्प्ट होता है। उसके ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन जा रहा है, सो इट इज टैक्स्ड एट 12.5% इन दैट फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका गेन होगा। सो पहली बात तो ये समझिए, लेट से अगर आपने 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, उससे आपको 35,000 रुपये यानी 35,000 पर मंथ SWP आ सकता है। सो यानी साल का आप 4,20,000 विड्रॉ कर रहे हो उस 50 लाख से। अभी लेट्स कंसिडर 4,20,000 में से फर्स्ट ईयर आपका गेन कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेट्स सपोज आपका गेन होगा उसमें 1 लाख रुपए, तो 1 लाख गेन इज अंडर 1.25 लाख एग्जम्पशन लिमिट। सो ये जो पूरा 4,20,000 इनकम है, ये पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री हो गया। Okay. लेट से सेकेंड ईयर आपका गेन 1 लाख के बदले 1,80,000 हो गया उस 4,20,000 में, तो पहले आपका 1.25 लाख है वो एग्जाम हो गया। ऊपर का जो आपका बचा हुआ 55,000 अप्रोक्सीमेटली जो गेन बचेगा, उस पे आपको 12.5% पे करना है। Okay. सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, जो आप मंथली इनकम ले रहे हो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल इनकम कंसिडर नहीं होता है। ये पहला एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज है कि जो टैक्स रेट है वो फिक्स्ड है एट 12.5%। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्लैब। यानी कल आपका पेंशन बढ़ गया और आप 30% स्लैब में चले गए, फिर भी आपको SWP के जो गेन पे टैक्स भरना है वो 12.5 भरना Okay. है। सो टैक्स एफिशिएंट है काफ़ी। काफ़ी केसेस में शुरू में टैक्सेबल होता भी नहीं है गेन, आगे जाके 3-4 साल बाद टैक्सेबल होता है, बट बहुत टैक्स एफिशिएंट है, बहुत मिनिमम टैक्स लगता है। सो कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, SWP में आपको टैक्स बहुत कम लगता है। ओके। सो इसी से मैं अपना अगला सवाल पूछूंगी। आपने अपने एक वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आपको साल में एक बार या वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको बाहर टूरिज्म करना है, इंडिया के बाहर जाना है, अब्रॉड में जाना है, तो उसके लिए आपने कोई स्कीम मेंशन किया था। तो आजकल बहुत ये दिखने में मिला है, मेरे खुद के सास ससुर भी दे लव टू गो आउटसाइड। सो जो हम लोग जब वो वर्किंग थे तब इतना नहीं जा पाते थे, बट आफ्टर रिटायरमेंट दे हैव दैट विल कि मुझे ये घूमना बाकी है, ये बाकी है। सो उसके लिए हम कोई सीनियर्स के लिए हम स्कीम बता सकते हैं क्या? ओके। सो जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों को घूमने का एक हॉबी रहता है, या ट्रैवलिंग किसको नहीं पसंद, सबको ही पसंद Yes. होता है। बट नॉर्मली जब आप वर्किंग रहते हो तब आपको इतना घूमने का मौका मिलता नहीं है, जो कि Correct. रिटायरमेंट के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है। Right. सो बहुत लोग घूमना प्रेफर करते हैं। सो उसके लिए मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि घूमने के लिए आपको जो शॉर्ट टर्म में कॉर्पस लगने वाला है वो आप रैदर देन किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखने से अच्छा एक लिक्विड फंड में रखिए। लिक्विड फंड का फ़ायदा ये होता है कि वो पैसा आपको कभी भी इजीली एक्सेसिबल होता है। Okay. लेट से अगर आपने किसी लॉन्ग टर्म
टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस MIS, या फॉर दैट मैटर म्यूचुअल फंड में भी अगर SW में इन्वेस्टमेंट किया तो ये सारे स्कीम्स जो है वो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए है। ओके सो अगर पूरा पैसा आपने उसमें लॉक इन कर दिया तो आपको घूमने के लिए पैसा नहीं बचा। राइट तो आई वुड सजेस्ट अप्रोक्सीमेटली 80% जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पार्क कीजिए, और 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो आपको शॉर्ट टर्म में आपको घूमना पसंद है, घूमने के लिए, या आपके घर पे बच्चे हैं उनका एजुकेशन बाकी है, या उनका मैरिज बाकी है, तो इस सब के लिए हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में पैसा लग सके, तो वो इन्वेस्टमेंट आप एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड रहता है म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ फ्लोटिंग, ऐसा फिक्स नहीं होता है। बट एडवांटेज ये है कि आप आज इन्वेस्ट करके लिटरली 4 दिन बाद भी वो पैसा विड्रॉ कर सकते ओके हो। वो इजीली आपको एक्सेसिबल है। ओके कभी आपको टूर पे जाना है, लास्ट मोमेंट आपका प्लान बन गया, तो आप आज विड्रॉल रिक्वेस्ट डालो, नेक्स्ट वर्किंग डे आपको पैसा मिल जाता है। उसमें शॉर्ट टर्म में आप जब विड्रॉ कर रहे हो तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगता। ओके यही पैसा बहुत लोग क्या करते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखते हैं 1 साल 2 साल के लिए, और फिर उनको याद आता है कि अरे 4 महीने बाद मुझे पैसे लगने वाले, बट वो 4 महीने बाद जब विड्रॉ करने जाएंगे तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3% से कम हो जाएगा। सो उसके बदले एक म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको जो भी शॉर्ट टर्म नीड्स है उसके लिए गोल प्लान करके आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखो, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इजीली विड्रॉ करो। पार्शली चाहिए तो पार्शली विड्रॉ करो, पूरा चाहिए पूरा विड्रॉ करो। बहुत लोग जो एजुकेशन के लिए पैसा साइड में रखेंगे तो उनको पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं लगेगा, टर्म वाइज पैसा पे करना पड़ेगा एजुकेशन फीस का। सो एक बड़ा अमाउंट आप रख के, जैसे भी आपको फीस पे करना रहेगा एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स, आप उसमें से पार्शियल भी विड्रॉल ले सकते हो। तो किसी भी शॉर्ट टर्म नीड के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अभी म्यूचुअल फंड्स तो शेयर मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो अगर मैं डे 1 पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे इमीडिएटली आफ्टर अ वीक, जैसे आपने बताया 4-5 दिन में भी निकाल सकते हैं, तब उस शेयर का प्राइस अगर कम हो गया या ऐसा कुछ, तो उसमें मेरा चेंजेस कैसे होगा? विल आई गेट द सेम अमाउंट कि अमाउंट कम ज़्यादा भी होने का चांस है? यस, सो म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो शुरू में जो हमने SWP प्लान डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आपका पार्शियल अमाउंट इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहा है और पार्शियल अमाउंट बॉन्ड्स या डेट में इन्वेस्ट हो रहा है। सो वहाँ पे मार्केट का फ्लक्चुएशन आपको देखने मिलेगा। बट जो मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड सजेस्ट किया, विच इज़ अ लिक्विड म्यूचुअल फंड, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड डजंट पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट्स। ओके सो उस पर कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स और RBI बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिस पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो म्यूचुअल फंड को मिलता है। और इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म नीड, आप लिटरली 4 दिन बाद भी अगर पैसा निकलने जाओ तो उसमें आपको कुछ लॉस नहीं होगा, उसमें आपको जो भी है वो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ के ही मिलेगा। ओके सो उसमें कोई भी शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं होता है। सुपर। सो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि स्पेशली डॉटर्स अगर हो तो वो कम्प्लीटली लाइक हाउस वाइफ्स होती है, सो अपने हस्बैंड के फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट होती है या फिर विडोड होती है। तो उस केसेस में पेरेंट्स का मन होता है कि मेरी बेटी को मैं फाइनेंशियली मंथली सपोर्ट कर सकूं, या फिर हैंडीकैप किड्स है, या फिर जस्ट सम किड जो अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केसेस में मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस करूँगा पेरेंट्स को कि आप सीनियर सिटीज़न हो, रिटायर्ड हो, तो पहली बात तो आप पूरा का पूरा अमाउंट उनके नाम पे मत कीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके नाम पे रखिए और उनको एक मंथली इनकम के ज़रिए आप सहारा दीजिए। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो किसी को, मतलब बहुत कम लोगों ने सुना है, विच इज़ बंधन SWP। बंधन SWP इज़ कंसेप्ट लॉन्च बाय SBI म्यूचुअल फंड। सो ये कंसेप्ट मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको पता नहीं है, बट बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट खुद करो और आपके इमीडिएट ब्लड रिलेटिव यानी आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए या आपके किड्स हो गए, उनको वो जो मंथली फिक्स्ड इनकम है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो उसको हम बंधन SWP बोलते हैं। लेट्स से जैसे आपने पूछा कि कोई हैंडीकैप बच्चा है किसी का, सो पेरेंट्स का ये मानना है कि उसको एक मंथली फिक्स्ड इनकम मिले ताकि वो उससे सर्वाइव इजीली कर सके। सो लेट्स से आप 20 लाख रुपीज़ आप खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप
उस 20 लाख रुपीज़ से जो 14,000 रुपीज़ SWB मिल सकता है वो आप आपके हैंडीकैप किड को दे सकते हो, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा। ओके। या यही इनकम आप आपके विडोड डॉटर को या डिपेंडेंट चाइल्ड है उसको दे सकते हो, वो अगर वर्किंग नहीं है और उनको एक आपको मंथली सपोर्ट करना है तो बंधन SWB के द्वारा आप उनको मंथली फिक्स्ड इनकम देते रहोगे, बट कैपिटल जो है वो सिक्योर्ड आपके नाम पे रहेगा और इन फ्यूचर अगर आप नहीं रहे तो आपके नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाएगा। सो बंधन SWB इज़ द वे टू गो, जिससे आप आपके जो भी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स है उनको एक मंथली इनकम के द्वारा सपोर्ट कर सको। ओके, सुपर्ब। ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। सुपर्ब। सो एक और मेरा सवाल था, यहाँ पे स्पेशली इंडिया में बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जो उनका प्रॉपर्टी यहाँ पे है वो अपने NRI बच्चों के नाम पे नहीं कर सकते हैं, या फिर अभी वो यहाँ पे सिटीजन्स नहीं है। सो और स्पेशली उनके डेथ के टाइम, जो पेरेंट्स के डेथ के टाइम, फिर बाद में वो जो अब्रॉड रहते हैं उन बच्चों को बहुत तकलीफ होता है उनका वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे करने को या फिर वो सेल आउट करने को। सो इसलिए आप क्या, मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पेरेंट जिनके किड्स आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि कम से कम फिजिकल एसेट्स होल्ड कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, बाद में अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाए तो बच्चों को टाइम नहीं रहता है आउटसाइड से वापस इंडिया आके वो पूरा प्रोसेस के थ्रू इंडिया में रुकने का बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है और वो पूरे प्रोसेस से उन लोग बहुत फेडअप हो जाते हैं। सो मैं एडवाइस करता हूँ कि कम से कम फिजिकल एसेट्स होल्ड कीजिए। एक खुद का घर है बहुत है और आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका वो पेपर एसेट्स में रखिए। पेपर एसेट जैसे हमने डिस्कस किए अलग अलग बैंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स है, सीनियर सिटीजन स्कीम्स या कोई और स्कीम्स, या सबसे बेस्ट जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड्स है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है वो इजीली आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें एक ट्रांसमिशन का फॉर्म खाली उनको फिल, जो भी नॉमिनी है उनको ट्रांसमिशन का फॉर्म फिल करना रहता है और इजीली विद इन 15 वर्किंग डेज सारे के सारे एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट्स है वो नॉमिनी के नाम पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसमें सेल करना है बाद में तो वो बच्चे उनका डिसीजन ले सकते हैं और सेल करना रहेगा तो भी इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। सो उनका जो हेडेक होता है बच्चों का वो दूर हो जाता है। सो मैं हमेशा मेरे सीनियर सिटीजन क्लाइंट को यही एडवाइस करता हूँ कि होल्ड पेपर एसेट्स नॉट फिजिकल एसेट्स, क्योंकि फिजिकल एसेट्स में ट्रांसफ़र में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ऊपर से वो इजीली लिक्विडेट नहीं होते। सो होल्ड पेपर एसेट, एंड पेपर एसेट्स में सबसे बेस्ट इज़ म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो अगर ये पेपर एसेट्स समझो एक पोर्टफोलियो है 1 करोड़ या 2 करोड़ का, सो ये जब वो बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र होगा जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं है तो उन पे टैक्स किस हिसाब से लागू होगा? सो पहली बात तो सिटीजन नहीं है यानी उनका प्राइमरी सिटीजनशिप चेंज हो चुका है, बट उस केस में भी उनके पास एक कार्ड रहता है OCI कार्ड, जो यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सो उनका प्राइमरी सिटीजनशिप भले US का हो UK का हो, दे कैन होल्ड दैट OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सो उस जो भी पर्सन के पास OCI कार्ड है उसके नाम पे वो इजीली फाइनेंशियल एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, खाली उनका एक बेसिक KYC करना पड़ता है और उनका अगर नाम नॉमिनी करके रखा रहेगा तो ट्रांसमिशन के द्वारा इजीली वो एसेट्स उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते। और रही बात टैक्सेशन की, तो जब तक वो एसेट्स वो सेल नहीं कर रहे तब तक उस पर कोई टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर सेल भी कर रहे हैं और वो NRI है तो इजी विड्रॉ करते टाइम ही उस पर TDS डिडक्ट होके उनको मिलेगा। सो उनको अलग से कुछ टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होके उनको अमाउंट मिलेगा। बट जब तक अगर लेट से वो विड्रॉ नहीं कर रहे, उनको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने नाम पे होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक विड्रॉ नहीं करते देयर विल बी नो टैक्स, स्पेशली ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो हमने ये देखा है काफ़ी कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनको थ्रू आउट देयर ऑफिस लाइफ उनको कंपनी से एक मेडिक्लेम के लिए मंथली या ईयरली बेनिफिट्स मिल जाता है। इसीलिए उन्होंने कभी नॉर्मल मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया ही नहीं होता है और रिटायरमेंट के बाद वो ऑलरेडी इस एज में है कि उनको काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। सो उनका जो मेडिक्लेम का प्रीमियम होता है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे?
ओके। सो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि थ्रू आउट देयर वर्क लाइफ उनको ऑफिस से कवर होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं क्यों अननेसेसरीली एडिशनल प्रीमियम पे करूँ, मेडिक्लेम पॉलिसी मैं पर्सनल लेवल पे क्यों बाय करूँ। तो इसका रीज़न यही होता है कि वंस यू आर रिटायर्ड, आप एक ऐसे एज पे होते हो जहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो चुका होता है। सो इस केस में बहुत बार ये होता है कि आप फिट नहीं होते हो, तो मेडिक्लेम कंपनी आपको मेडिक्लेम पॉलिसी पहली बात तो दे ही नहीं सकती। अगर आपको मेजर डायबिटीज़ है या कुछ मेजर हार्ट डिसीज़ है तो आपको मेडिक्लेम कवर नहीं मिलता है, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंस है आपको आपके पॉकेट से, आपके सेविंग्स से देना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी बिग बर्डन। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रिटायर होने के पहले से ही या यंग एज से ही, जब भी आप वर्किंग हो, आप खुद का एक पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी आपका और आपके फैमिली का, जिसको हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं, वो आप बाय कीजिए। उससे होगा क्या, भले ही आप वो क्लेम नहीं कर रहे हो तो उसमें आपका बोनस ऐड होते रहेगा। ओके। और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट आफ्टर रिटायरमेंट अगर कुछ आपको मेजर इलनेस हो गया है उस एज में, तो आपका जो पुराना मेडिक्लेम पॉलिसी कंटिन्यूड है उसमें आपको कुछ वेटिंग पीरियड वगैरह नहीं लगेगा, पूरा जो भी डिसीज़ आपको होगा वो कवर हो जाएगा। अगर आप रिटायर होने के बाद भी अगर सोचोगे, तो मैं बोलूँगा इमीडिएटली मेडिक्लेम ले लो। होगा क्या कि उसमें आपको हो सकता है 2-3 साल का वेटिंग पीरियड लगे, जो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उस पर, बट एटलीस्ट उस वेटिंग पीरियड के बाद तो वो डिसीज़ कवर हो जाएंगे। लोग ये सोचते हैं यार मैं प्रीमियम आज भरूँ और 3 साल तक मैं क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्या यूज़ है। सो ऐसा नहीं है, क्लेम किस चीज़ का नहीं कर पाओगे, जिस चीज़ जो आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उसका। राइट, राइट। बट अदर देन दैट, अगर आपको कुछ होता है, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी कवर रहेगी। बट सिर्फ आपको अगर बीपी, डायबिटीज़ या ऐसी कुछ बीमारी है, तो हो सकता है उसका 3 साल का वेटिंग पीरियड आपके पॉलिसी में लग सकता है, बट एटलीस्ट वो 3 साल के बाद तो वो चीज़ें कवर हो जाएगी। तो 3 साल तक आप प्रिपेयर करके रख सकते हो अपने आप को, अगर कुछ क्लेम आया तो आपके सेविंग से जाएगा, बट उसके बाद एटलीस्ट वो बर्डन आप मेडिक्लेम कंपनी को पास ऑन कर रहे हो, तो वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। सो अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं खरीदी है और आप वर्किंग हो, तो इमीडिएटली खरीदिए। अगर आप रिटायर्ड अभी हुए हो और आपको कुछ बीमारी नहीं है, तो भी आप इमीडिएटली मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ जैसी कुछ बीमारी हो चुकी है, तो भी आप ऐसी पॉलिसीज़ भी आजकल आ गई है जो आपको इंस्टेंट आफ्टर 30 डेज बीपी या डायबिटीज़ का कवर करके दे सकती है। सो मेडिक्लेम पॉलिसी प्लीज़ लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके जो सेविंग्स है, जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो आपका कहीं खर्च नहीं होना चाहिए अननेसेसरीली, इसलिए। सो अभी इसमें जो है, अगर मैं ज़्यादा कवर का पॉलिसी ले रही हूँ तो प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। सो वो प्रीमियम का अमाउंट देख के ही लोग डर जाते हैं और वो पॉलिसी लेने से मना कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ अच्छे स्कीम्स है क्या? सो इसमें स्कीम्स तो ऐसे देखने जाए तो प्रीमियम सबका एज वाइज हाई होगा, बट इसमें दूसरा ऑप्शन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बेस पॉलिसी कवर का लीजिए। लेट से बेस पॉलिसी आपने 5 lakhs का लिया, जिसपे अप्रोक्सीमेटली आपको 40,000 प्रीमियम आया, और उसके ऊपर आप एक टॉपअप पॉलिसी लीजिए। टॉपअप पॉलिसी क्या होता है कि उसमें 5 lakhs का अगर आपका बेस पॉलिसी है, तो 5 लाख डिडक्टिबल होगा, और उसके ऊपर लेट से 20 लाख का कवर होगा, तो उसको प्रीमियम मोर देन हाफ से भी कम प्रीमियम आएगा आपका जो बेस ओके। पॉलिसी है उसका। सो इस केस में क्या होगा, लेट से आपका कल 12 lakhs का क्लेम आया और आपका 15 लाख का टॉपअप पॉलिसी है और 5 लाख का बेस पॉलिसी है। सो फर्स्ट 5 lakhs विल बी पेड बाय योर बेस पॉलिसी, और उसके ऊपर का जो भी 7 लाख का क्लेम है वो आपके टॉपअप पॉलिसी से आएगा। ओके। और ये बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी आप अलग अलग कंपनी का भी ले सकते हो, या तो एक कंपनी का है आपको चाहिए वैसे भी ले सकते हो, बट अलग अलग कंपनी का भी लोगे तो भी आपका क्लेम इजीली प्रोसेस होगा, कुछ डरने की बात नहीं है। तो जो भी कंपनी आपको अच्छा एक टॉपअप पॉलिसी ऑफर कर रहा है, उस कंपनी का आप क्लेम रेशो वगैरह सब देख के आप टॉपअप पॉलिसी बाय कर सकते सो काफ़ी कॉमन हो गया है हॉस्पिटलाइजेशन आजकल। अभी हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज, ये सब शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, ये बहुत कॉमन सर्जरीज है। और उसके बाद लगभग 3-3 महीने फिजियोथेरेपी या फिर नर्सिंग, ये सब चीज़ें पेशेंट्स को, MRI स्कैन्स, ये सब आफ्टर सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है। तो जो हम मेडिक्लेम लेते हैं, क्या ये पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं उसमें? यस, डेफिनेटली। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज़ प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों चीज़ें कवर करती है, खाली उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड तक कवर होता है। तो आप जब जब कभी भी पॉलिसी बाय कर रहे हो, तब आपको ये देखना ज़रूरी है कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने डेज़ के पे किए
जा सकते हैं उस पॉलिसी के द्वारा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने डेज तक कवर होते हैं। सो मेरे मुताबिक आजकल बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो अप टू 6 मंथ्स आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती है। सो ऐसे पॉलिसीज़ आप ऑप्ट कर सकते हो। सो हमने हमारे आसपास काफ़ी देखा है, बीइंग फ्रॉम कल्याण, कि काफ़ी लोगों के पास शॉप्स होते थे, या फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली और वो सोचते हैं कि इसको हम रेंट पे चढ़ा के उसका जो मंथली रेंट मिलता है उसका उससे लाइफ आगे की रिलैक्स कर लेंगे। सो आप क्या एडवाइस करोगे कि अगर एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट पे देना ज़्यादा बेटर है या उसको आउटराइट सेल करना ज़्यादा बेटर है? ओके, सो जिनका एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनको मैं एक बार ये सलाह दूंगा कि आप कैलकुलेशन कीजिए कि आज उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या है अगर आप सेल करते हो तो, और उस प्रॉपर्टी वैल्यू के सामने आज आपको रेंटल यील्ड कितना मिल रहा है। सो कितना भी अच्छा लोकेशन होने दो, कितना भी अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी होने दो, आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आएगा कि आपका रेंटल यील्ड 4% से ज़्यादा नहीं है। ये भी मैं ग्रॉस रेंटल यील्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें आप प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस निकाल दो तो हाथ में हार्डली 3% ईयरली आपको रेंटल यील्ड मिल रहा है आपके प्रॉपर्टी वैल्यू पे। और ये सेम गोज़ फॉर जो लोग नया प्रॉपर्टी परचेस करने का सोच रहे हैं फ्रॉम द रिटायरमेंट कॉर्पस, उनको भी ये एडवाइस दूंगा कि लेट से आज अगर आप किसी भी लोकेशन में 1 CR का कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अगर बाय करोगे तो उस पर आपको हार्डली 25 to 30,000 पर मंथ रेंट आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% पर एनम ग्रॉस रेंटल यील्ड, विच इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू मी। इससे बेटर तो अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में रखूँ तो मुझे 7% साल का मिल जाएगा। एट द सेम टाइम जो प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन है वो भी अभी कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज़ में अगर हम देखें तो पीक पे है। सो आपको यहाँ से आज अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी आज प्रॉपर्टी है, सो यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले 5 साल में उस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी प्राइजेस अप्रॉक्सीमेटली इन्फ्लेशन के रेट से ही बढ़ेंगे 6 to 7% पर एनम। यानी आज अगर आपके पास 1 CR का प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू है, तो उसको 2 CR होने में 10 से 12 साल लग जाएंगे। सो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आउटराइट आप सेल कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, और उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में SWP में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 1 CR के प्रॉपर्टी को आपको 25 to 30,000 रेंट आ रहा था, वही 1 CR अगर आप म्यूचुअल फंड में SWP प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 70,000 पर मंथ इनकम आएगा, टैक्स एफिशिएंट आएगा, फिक्स्ड आएगा, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। और कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी में मिल रहा है, डेफिनेटली उससे फास्टर कैपिटल अप्रिसिएशन आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा। प्लस लिक्विडिटी का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। अगर आपको इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए और आप प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो आपको रेट बहुत कम मिलेगा, इमीडिएटली सेल नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ी, कुछ अमाउंट बीच में निकालना पड़ा, तो आप कभी भी निकाल सकते हो, 3 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। एडिशनल मतलब आप पार्शली भी विड्रॉ कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेरे पास 1 CR का प्रॉपर्टी तो है बट मुझे 15 लाख की ज़रूरत है बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो मैं क्या करूँ। सो ये प्रॉपर्टी के केस में तो पॉसिबल नहीं होता, बट म्यूचुअल फंड्स के केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो इजीली। सो ये सारे एडवांटेजेस है। सो आई वुड सजेस्ट नॉट बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो सेल करके आप म्यूचुअल फंड में SWP में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपको एक फिक्स मंथली इनकम भी मिलता रहेगा, प्लस आपको कैपिटल अप्रिसिएशन बेटर मिलेगा, लिक्विडिटी भी बेटर मिलेगी। आज एक बहुत फैंटास्टिक सेशन हुआ, मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आई होप मेरे व्यूअर्स के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और अपडेट्स और ऐसे सब इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सूही हेल्थ केयर को। और ऐसे सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। थैंक यू।